नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के 7 बजे के प्रोग्राम में। सीरिया और जोलानी को इजराइल से दोस्ती का पूरा इनाम मिल गया है और अभी जो बचा कुचा इनाम है आगे मिल जाएगा। जोलानी आप जानते हैं टर्की के सहारे और इजराइल और अमेरिका के समर्थन से असद को हटाकर सीरिया की कुर्सी पर बैठा था और उसको लगता था कि वाह, इजराइल से हम दुश्मनी करेंगे नहीं, टर्की हमेशा हमारे साथ रहेगा और अमेरिका का हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम तो आराम से कुर्सी पर बैठकर राज करेंगे। ईरान के साथ सीरिया की जो दोस्ती थी उसको तर्क कर दिया गया और बार बार यह बयान दिया गया कि इजराइल से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। इजराइल के ऊपर भरोसा किया गया कि इजराइल हमारा सपोर्ट करेगा, हमारी सत्ता बिल्कुल बनी रहेगी। इजराइल लगातार सीरिया पर अटैक करता रहा, गोलन हाइट से आगे बढ़ गया, असद के टाइम के जो असलहे थे, हथियार थे, मिसाइल्स थी, उन सबको नष्ट कर दिया। लेकिन जोलानी के जबान पर एक लफ्ज नहीं आया, उसने सिर्फ यही कहा कि इजराइल से हमारी कहीं कोई दुश्मनी नहीं है। उसके बाद अजरबैजान के बाकू में बाकायदा मीटिंग हुई जिसमें जोलानी भी गया हुआ था, बाकू के अजरबैजान के जो राष्ट्रपति थे वो भी थे और टर्की की मदद से इजराइल के ऑफिसर से भी इनकी बात कराई गई। और उस बात के बाद तो बिल्कुल जोलानी साहब फूले हुए थे, उनको लग रहा था बस अब तो मैं शहंशाह हो गया सीरिया का। तब तक बीच में आ गया स्वायदा का मामला। स्वायदा में खबर आनी शुरू हुई कि बवाल हो गया है, फिर खबर आई कि सीजफायर हो गया है, फिर बवाल हो गया है। वहां द्रूजों का फैलाया गया कि द्रूजों का जेनोसाइड हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि यह सारा नाटक इजराइल का फैलाया हुआ था कि उसको बहाना मिले और बहाना मिलते ही उसने सीधे अटैक किया सीरिया के राष्ट्रपति यानी जोलानी के घर पे, उसके दफ्तर पे। और उसके बाद जोलानी को स्वायदा से अपनी सेना हटानी पड़ी और सेना हटाने के बाद वहां पर लगातार खून खराबा चल रहा है। जब सेना हट गई तो वहां के जो अरब हैं, बेडोविन हैं, उनको लगा कि अब तो हमारे साथ कोई और नहीं है, अब हमें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। तो अरब कबीलों ने पूरी तरह से अपने आप को तैयार किया और 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैयार हो गए अरब कबीलों की तरफ से लड़ने के लिए। द्रूज जो इजराइल से निकल के पहुंचे थे, उन्होंने उन इलाकों में इजराइल का झंडा फहराने की कोशिश की। अब हालत यह है कि द्रूजों और बेडोविन्स के बीच में खूंखार संघर्ष चल रहा है। लगातार बेडोविन्स के मारे जाने की, भागे जाने की खबर आ रही है। बेडोविन्स का जो नेता है वो अब सीरिया से अपील कर रहा है कि हमें बचाएं, आर्मी भेजें, और इजराइल कह रहा है कि हम द्रूजों को बचाएंगे। इजराइल जो अपने यहां गजा में जेनोसाइड कर रहा है वो कहीं और जेनोसाइड रोकेगा, ये सोचना भी अपने आप में मूर्खता है। लेकिन हुआ सब मिला जुला के ये है कि सीरिया एक मुल्क के रूप में अब सिर्फ नाम का रह गया है। अलग अलग कबीले, अलग अलग लोग, अलग अलग ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में होना यह है कि इजराइल एक हिस्सा कब्जा कर लेगा, सीरिया कई हिस्सों में टूटकर बंट सकता है और जब यह प्रक्रिया होगी तो टर्की भी कुछ इलाके पर कब्जा करना चाहेगा और ईरान भी हो सकता है कुछ इलाकों पर कब्जा कर ले। यानी एक हजारों साल पुराना मुल्क जिसका लंबा चौड़ा इतिहास है, जिसका ह्यूमन जो डेवलपमेंट है, पूरा जो कल्चर है, पूरा उसके इतिहास में बड़ा नाम है। दमास्कस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। वो सीरिया, जोलानी, टर्की, अमेरिका और इजराइल के खेल में शायद दुनिया के नक्शे से ही मिट जाए। वैसे ये एक बड़ा सबक है उन जॉर्डन जैसे देशों के लिए, अरब देशों के लिए, जिनको लगता है कि इजराइल उनका कभी बुरा नहीं करेगा। इजराइल का जो सपना है वो सपना है ग्रेटर इजराइल का, जिसमें जॉर्डन की भी जमीन है, सीरिया की भी जमीन है, लेबनान की भी जमीन है और सऊदी अरबिया की भी जमीन है। और उसके लिए वो लगातार इनको आपस में लड़ाने, जो मुसलमानों के बीच में अलग अलग कौमें हैं उनको आपस में लड़ाने में और सारा खेल करने में लगा रहता है। सीरिया में तो वो कामयाब होता हुआ भी दिख रहा है और फंसता हुआ भी दिख रहा है। अगर ये लड़ाई लंबी खिंच गई तो फिर समझिए इजराइल सीरिया के अंदर फंसेगा भी बुरी तरह से। जो कबीले हैं, बेडोविन कबीले और दूसरे जो कबीले हैं जो मुख्यतः सुन्नी हैं,
वो इतनी आसानी से इजराइल की बात में नहीं आएंगे, इतनी आसानी से इजराइल के साथ समझौता नहीं करेंगे। इसलिए अगर जमीनी लड़ाई होती है तो इजराइल के लिए बेहद नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अभी तो वो फायदे में दिख रहा है और साउथ के इलाके और ज्यादा अगले कुछ दिनों में वो कब्जा कर सकता है। अगर दूसरे अरब नेशंस भी इसी लाइन पर चलते रहे तो एक दिन यही सारा खेल उनकी जमीन पर भी दोहराया जाएगा। ये तो हो गई इंटरनेशनल खबर। बहुत सारी राष्ट्रीय खबरें भी हैं, हिंदुस्तान की देश की खबरें भी हैं जिनको लेकर आ रही हैं शालिनी। देखते रहिए पूरा वीडियो। अब आगे की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। शराब घोटाले मामले में ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को किया गिरफ्तार। सावन महीने में केएफसी को लेकर हिंदू रक्षा दल ने किया विरोध, रेस्टोरेंट के अंदर घुसकर बंद कराया शटर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कृष्णा ढाबा मालिक से मारपीट कर जबरन उठक बैठक करवाई गई। ढाबे पर मांसाहारी भोजन परोसे जाने और नाम पर आपत्ति जताई गई। पुलिस ने 3 आरोपियों पर मामला दर्ज किया। मोतिहारी में पीएम मोदी ने रैली में कहा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और नॉर्वे की कुल आबादी से ज्यादा घर हमने बिहार में दिए। भोपाल के एमपी नगर में बारिश के बाद सड़क का हिस्सा धंसा। एसडीएम एलके खरे बोले, नाले की मिट्टी खिसकने से हादसा हुआ। कांग्रेस नेताओं ने किया धरना। इंडिया गठबंधन से बाहर हुई आम आदमी पार्टी आगे की बैठक में अब नहीं होगी शामिल। आप सांसद संजय सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा, आम आदमी पार्टी अब इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं। बिहार के मोतिहारी में सीएम नीतीश कुमार ने कहा, आने वाले 5 सालों में हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। जस्टिस वर्मा ने कैश केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, जांच समिति से की रिपोर्ट रद्द कराने की मांग। कहा, खुद को साबित करने का मौका नहीं मिला। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। सीएम भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने क्यों किया गिरफ्तार? ईडी ने आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के भिलाई स्थित घर पर दोबारा छापेमारी की। ये कार्रवाई कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में हुई। ईडी की टीम सुबह करीब 6:30 बजे 3 गाड़ियों में चैतन्य के आवास पर पहुंची और सीआरपीएफ की सुरक्षा में तलाशी शुरू की गई। अधिकारियों ने बताया कि कथित शराब घोटाले में नए सबूत मिलने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये तलाशी ली जा रही है। चैतन्य अपने पिता भूपेश बघेल के साथ ऐसे घर में रहते हैं। वहीं भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मामले की जानकारी देते हुए लिखा, ईडी आ गई, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठाना था। भिलाई निवास में साहिब ने ईडी को भेज दिया है। वहीं इस मामले को लेकर उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। सदन में भी कहा कि अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है इसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है। राहुल क्यों बोले उनके जीजा को 10 साल से परेशान किया जा रहा? राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट में कहा कि सरकार पिछले 10 सालों से उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा को परेशान कर रही है और चार्जशीट उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। उन्होंने लिखा, मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूं क्योंकि उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। मुझे पता है कि वो बहादुर हैं और वो पूरी गरिमा से इसका सामना करते रहेंगे। आखिर में सच्चाई की जीत होगी। राहुल का ये बयान तब आया है जब ईडी ने गुरुवार को गुरुग्राम लैंड डील केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। यह पहली बार है जब किसी जांच एजेंसी ने वाड्रा के खिलाफ किसी आपराधिक मामले में चार्जशीट दायर की है। वाड्रा के अलावा इस चार्जशीट में कई अन्य लोगों और कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। ईडी ने 16 जुलाई को 37.64 करोड़ रुपए की संपत्ति भी अटैच की थी। कांग्रेस ने गुरुवार को इसे डराने की कोशिश बताया था। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी प्रतिक्रिया दी है। तबलीगी जमात से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया? दिल्ली हाई कोर्ट ने 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज सभी 16 एफआईआर रद्द कर दी हैं, जिन पर कोविड-19 महामारी के शुरुआती दिनों में वायरस फैलाने का आरोप था। ये फैसला उन आरोपों के 5 साल बाद आया जब इन लोगों पर महामारी कानून और अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे। उस समय कुछ नेताओं और मीडिया ने इस घटना को कोरोना जिहाद और तालिबानी क्राइम्स जैसे शब्दों से जोड़ा था। इन 70 भारतीयों
आरोपियों पर आरोप था कि उन्होंने 24 से 30 मार्च यानी 2020 के देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के विभिन्न मस्जिदों में विदेशी नागरिकों को ठहराया, जिससे कोरोना संक्रमण फैला। इन एफआईआर में कुल 195 विदेशी नागरिकों के नाम भी शामिल थे। मीडिया में भी तबलीगी जमात को लेकर काफी नकारात्मक कवरेज हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट में बचाव पक्ष के वकील अशीमा मंडला ने दलील दी कि आरोपियों की न तो कोई आपराधिक मंशा थी और न ही उनके खिलाफ उन्हें दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कोर्ट में इन सभी मामलों की कार्यवाही को रद्द करने की घोषणा की। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगे। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।